20वीं सदी के मध्य में फिलिस्तीन को लेकर अरब देशों और इजराइल के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। उसी समय लीबिया के तपते रेगिस्तान में एक नन्हा बालक मोहम्मद कद्दाफी अपने देश को पश्चिमी प्रभाव और उलझन की राजा इदरीस से मुक्त कराकर उस पर राज करने का सपना लिए बड़ा हो रहा था। अब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गद्दाफी का यही सपना उसे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक बना देगा। गद्दाफी ने ना सिर्फ लीबिया में सरकार का तख्ता पलट किया और लीबिया का नेता बन बैठा, बल्कि सत्ता में आते ही उसने अकेले दम पर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को लीबिया से खदेड़ दिया। अपने उत्कृष्ट कार्यों के बल पर उसने अपने देश में विकास का ऐसा जादू चलाया कि एक ही झटके में उसने गरीब लीबिया को प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसी विकसित देशों से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सत्ता के नशे में चूर गद्दाफी अय्याशी और तानाशाही में इतना पागल हो गया कि अपने ही देशवासियों का खून का प्यासा हो गया। जिसने भी उसका विरोध किया, जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। धीरे-धीरे लीबिया के लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी और लोग उससे छुटकारा पाने के लिए सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी देशों की नफरत भी इतनी बढ़ गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उसे मध्य पूर्व का पागल कुत्ता तक कह दिया। कभी क्रांति का प्रतीक रहा गद्दाफी सबका दुश्मन बन गया और उसका अंत ऐसा हुआ कि आज भी लोग उसके आखिरी पलों को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन उसके अंत की कहानी जानने से पहले हमें उसके जीवन को शुरुआत से समझना होगा कि कैसे एक साधारण लड़का लीबिया का शासक बना और ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही गद्दाफी, जिसने 40 साल से भी ज्यादा समय पर लीबिया पर राज किया, आखिरकार अपने ही देश की जनता से जान की भीख मांगने पर मजबूर हो गया और क्यों उसके अपने ही देशवासियों ने उसे मार डाला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? इतिहास की एक और कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, शाबिया खान। गद्दाफी की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे, उदय से लेकर उसके अंत तक की कहानी को समझेंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 1942 में लीबिया के एक रेगिस्तान इलाके कसर अबू खादी में हुआ था। उस समय लीबिया इटली के कब्जे में था। गद्दाफी का परिवार बहुत गरीब था। गद्दाफी के पिता नासिर ने बहुत छोटी उम्र में उसे स्कूल में पढ़ाई की थी जहां गद्दाफी पढ़ता था। वहां कुछ मिस्र के शिक्षक थे जो कई समर्थकों को मिस्र की क्रांति की कहानी सुनाते थे। गद्दाफी क्रांति के साथ बड़ा हुआ और शायद यही उसके दिमाग में घर करने लगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर उन दिनों सभी अरेबिक कंट्रीज का हीरो था और इस वजह से गद्दाफी भी नासिर के प्रभाव से दूर नहीं रह सका और नासिर को अपना आइडियल मानने लगा। स्कूल के समय से ही गद्दाफी ने पॉलिटिक्स में एंट्री कर अपना पॉलिटिकल करियर बनाना शुरू कर दिया। स्कूल के समय से ही गद्दाफी राजनीति में आ गया था। गद्दाफी ने शक्ति निर्माण करना सीखा। इस दौरान उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि किसी भी देश में क्रांति लाने के लिए सेना की मदद बहुत जरूरी है। ऐसे में गद्दाफी की नजर लीबिया की सत्ता पर थी, जहां वो अपने टीचर एडम्स की सेना को अपना हथियार बनाना चाहता था। इसीलिए गद्दाफी ने 1963 में बेनगाजी के रॉयल जनरल अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। 1963 में उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए बेनगाजी के लीबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक इतिहास की पढ़ाई भी छोड़ दी। इसके बाद रॉयल अलायंस अकादमी में अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। यहाँ गद्दाफी को लीबिया की ओर से ब्रिटेन सेना द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ गद्दाफी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे अंग्रेजों को अवसरवादी और साम्राज्यवादी मानते थे। गद्दाफी अंग्रेजों के इतने खिलाफ था कि उसने अंग्रेजी सीखने से भी इनकार कर दिया और कई बार ब्रिटिश अफसरों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसके कारण उन्हें अंतिम परीक्षा में फेल कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी गद्दाफी ने कोई मौका नहीं छोड़ा विरोध का और अपने साथी क्रेट्स के साथ मिलकर 1964 में फ्री ऑफिसर्स नाम से एक आंदोलन शुरू किया।
जिसमें क्रांतिकारी मिस्र के राष्ट्रवादी अफसरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सभी फ्री ऑफिसर गुप्त रूप से मिलते थे और अरब देशों के से पश्चिमी प्रभाव को खत्म करने की रणनीति बनाते थे। इस दौरान गद्दाफी ने कई लोगों से अच्छे संबंध बनाए जो भविष्य में उनके बहुत काम आने वाले थे। अगस्त 1965 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गद्दाफी सेना के संचार अधिकारी बन गए। अप्रैल 1966 में उन्हें एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा गया, जहां उन्होंने 9 महीने से भी ज्यादा समय तक यूके के विभिन्न शहरों में सैन्य प्रशिक्षण लिया। उन दिनों किंग इदरीस की सरकार पूरे लीबिया में बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। हर कोई अब राजशाही से छुटकारा पाना चाहता था। वर्ष 1959 में लीबिया में कच्चे तेल की खोज हुई, जिसके बाद लीबिया को भारी फायदा हुआ। तेल से होने वाली भारी कमाई के कारण लीबिया की अर्थव्यवस्था भी सुधरने लगी, लेकिन वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ज्यादातर मुनाफा किंग इदरीस और उनके करीबी लोगों को ही मिल रहा था, जिसके कारण गरीब और जरूरतमंद लोग आज भी भुखमरी और बेरोजगारी से की चपेट में थे। किंग इदरीस ने तेल से होने वाले मुनाफे को अपने तक सीमित रखने के लिए लीबिया के संघीय शासन को केंद्र में रख लिया था, जिससे आम लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी थी। तेल उद्योग अब भ्रष्टाचार का एक नया जरिया बन गया था। लोगों में नाराजगी हर गुजरते दिन के साथ अपने चरम पर पहुंच रही थी। इजराइल के साथ हुए 6 डे वॉर में मिली हार ने लोगों को राजा के खिलाफ भड़का दिया था। ऐसा माना जाता था कि किंग इदरीस ने इस युद्ध में इजराइल के समर्थक अमेरिका को साथ दिया था। अरब देशों में इस अपमानजनक हार के कारण किंग इदरीस के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजधानी त्रिपोली और बंगा में पश्चिम विरोधी नारे लगाए गए। ये विरोध इतना बढ़ गया कि यहाँ की मजदूरों में मिस्र की जनता के साथ मिलकर कई तेल टर्मिनल बंद कर दिए। 1969 की शुरुआती महीनों में विरोध प्रदर्शनों के बीच लीबिया में तख्ता पलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA किंग इदरीस की सत्ता बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने गद्दाफी पर ध्यान नहीं दिया, जो गुप्त रूप से काम कर रहा था। गद्दाफी गुप्त रूप से सत्ता में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। शैली ब्रदर्स के पिता राजा इदरीस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन राजा इदरीस के आदमियों ने उन्हें मार डाला। तब से दोनों भाई राजा से बदला लेना चाहते थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने राजा के करीब जाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में अब्दुल एजाज शहली लीबियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ बन गया, जबकि उमर शैली एक शाही सलाहकार बन गया। नवंबर 1969 से शैली ब्रदर्स द्वारा तख्ता पलट की अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इस समय राजा इदरीस चिकित्सा के लिए तुर्की और ग्रीस गए। अगस्त 1969 तक राजा इदरीस को भी समझ आ गया था कि अब लीबिया की सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी है। दूसरी ओर गद्दाफी को शैली ब्रदर्स की नजरों से बचकर लीबिया की सत्ता हथियाने का अच्छा मौका मिल गया। शैली ब्रदर्स कोई कार्रवाई कर पाते उससे पहले ही गद्दाफी के 12 मेंबर्स डायरेक्टोरेट ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2 सितंबर 1969 को ऑपरेशन यरूशलेम शुरू कर दिया। 2 घंटे के अंदर ही गद्दाफी के साथियों ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। गद्दाफी ने ये काम इतने तरीके से किया कि इदरीस के पर्सनल बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर तैनात अमेरिकी सेना को भी इस तख्ता पलट की खबर नहीं लगी। अब तक की लीबिया के लोग इस बात से अनजान थे कि ये तख्ता पलट किसके आदेश पर किया गया था, लेकिन आखिरकार 7 दिनों बाद गद्दाफी ने अपना पहला भाषण दिया, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इस तख्ता पलट का नेता कोई और नहीं बल्कि मुअम्मर गद्दाफी था। गद्दाफी के भाषण के बाद लीबिया के लोगों ने भी इस तख्ता पलट पर स्वागत किया और उसे अपना नेता मान लिया। सत्ता में आते ही गद्दाफी ने रिवॉल्यूशन कमांड काउंसिल RCC के साथ मिलकर लीबिया पर कब्जा कर लिया। राजशाही को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के बाद उन्होंने पुराने संविधान को समाप्त कर दिया और लीबिया अरब गणराज्य की स्थापना की। लीबियाई अरब गणराज्य की स्थापना के बाद गद्दाफी खुद लीबिया के नए शासक निकाय और RCC के अध्यक्ष बन गया। लीबिया के सबसे शक्तिशाली नेता बनने के बाद भी गद्दाफी ने खुद को जनरल के पद पर प्रमोट नहीं किया
और जीवन भर कर्नल के पद पर ही बना रहा। वो कहते थे कि देश में जनता का शासन स्थापित करने के लिए उसे सेना में सर्वोच्च पद लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी। वास्तव में लीबिया की सारी शक्ति गद्दाफी के हाथ में थी। इसके अलावा उन्होंने अल-बायदा की जगह त्रिपोली की जगह लीबिया की नई राजधानी बनाया। गद्दाफी को खुद लीबिया में गरीबी से उठकर सत्ता में आया था, इसलिए अपने मंत्रिमंडल में ज्यादातर मध्य वर्ग में लोगों की जगह दी, जिससे गद्दाफी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होने लगा। इसके बाद लीबिया को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1969 में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसका असर जल्द ही लीबिया में दिखने लगा और हमेशा घाटे में रहने वाली लीबियाई किसान की हालत सुधरने लगी। लीबिया की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः तेल पर निर्भर थी, जहां अभी भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा था। गद्दाफी ने एक-एक करके तेल संसाधनों को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया और जनता को ज्यादातर लाभ पहुंचाने के लिए नए कानून बनाए। इसी कानून के कारण अक्टूबर 1969 में गद्दाफी ने विदेशी कंपनियों के साथ मौजूदा व्यापार शर्तों को अनुचित घोषित कर दिया और लीबिया के तेल उद्योग में कार्यरत सभी विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी। ओपेक में शामिल अन्य देशों भी गद्दाफी के इस निर्णय का अनुसरण किया और अपने अपने देशों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी। गद्दाफी का यह निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और कुछ ही वर्षों में लीबिया की प्रति व्यक्ति आय 11,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिससे लीबिया वासियों की जीवन शैली में काफी सुधार आया। उस समय लीबिया के विकास की गति बहुत तेज हो गई थी, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों के कारण जहां लीबिया जैसे तेल उत्पादक देश लाभ में थे, वहीं अन्य देशों को इसे खरीदने में काफी समस्याएं आने लगी, जिसके कारण तेल आयात तक देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए तेल की कीमत में स्थिरता लाने के लिए अप्रैल 1971 में सभी तेल कंपनियों और ओपेक सदस्यों के बीच त्रिपोली समझौता हुआ, जिससे तेल खरीदने वाले देशों को भी कुछ राहत मिली और ओपेक में शामिल सभी देशों को मुनाफा भी हुआ। गद्दाफी ने न सिर्फ तेल को लेकर लीबिया के विकास के लिए काम किया, बल्कि कुछ ऐसे विकास भी किए जिससे लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बन गई। गद्दाफी ने लीबिया के लोगों को सुविधाएं देते हुए न्यूनतम मजदूरी दुगनी कर दी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन देने का आदेश दिया। महिलाओं की बेहतरी के लिए लीबिया में 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक लगा दी गई। ऐसे बेहतरीन फैसलों पर लीबिया में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार होने लगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही गद्दाफी तानाशाह हो गया। लीबिया के बाहर गद्दाफी की इस तानाशाही ने लाखों लीबियाई लोगों को उसका कट्टर विरोधी बना दिया, लेकिन सभी विरोधियों से बेपरवाह उसने लीबिया में शरिया कानून का विरोध किया और वहां की हर चीज और हर यात्रा पर नियंत्रण कर लिया। उधर बुआना अड्डे को लीबिया से जबरदस्ती हटा दिया गया, जिसके कारण ब्रिटेन और अमेरिका गद्दाफी के कट्टर दुश्मन बन गए। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। सितंबर 1971 में गद्दाफी ने अचानक सबको चौंका दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 1 महीने के भीतर गद्दाफी ने फिर से गद्दी संभाली। सत्ता में आने के बाद गद्दाफी ने कई सुधारों और लीबिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि भूमि के विकास पर जोर दिया। दरअसल लीबिया का 90 से 95% क्षेत्र सूखाग्रस्त है, डिजर्ट्स जिसे हम बोलते हैं। गद्दाफी हमेशा पानी और कृषि का स्रोत बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी के तहत उन्नत कृषि भूमि का अधिग्रहण करने लगा। ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के तहत लीबिया के कई इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए हजारों किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत कर दी। गद्दाफी की इस परियोजना की वजह से लीबिया की कई घरेलू समस्याएं खत्म हो गईं और विदेशों पर उनकी निर्भरता काफी कम हो गई। लेकिन टीबी, मलेरिया और ट्रोकोमा जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों से जूझ रहा था लीबिया। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गद्दाफी ने भारी इन्वेस्ट किया। यहाँ के तक कई लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर नहीं थे, जिन्हें गद्दाफी ने घर बना कर दिया। मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, साथ ही कई विवादास्पद फैसलों ने भी गद्दाफी को जनता का विरोधी बना दिया।
1972 में मजदूर हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और कुछ अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा शराब पीना, नाइट क्लब जाना और चर्च में प्रार्थना करना, इन सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया और ट्रेडिशनल लीबियाई कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही लीबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अराब कर दिया गया और बाकी सभी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके इस तानाशाही रवैये के कारण लीबिया की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गद्दाफी ने पड़ोसी देशों के मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। अरब और अफ्रीकी देशों के साथ साथ उसकी नजर इजराइल पर थी। जब गद्दाफी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, उस दौरान इजराइल अरब देशों के 3 बार शिकस्त दे चुका था। इसलिए गद्दाफी इजराइल से काफी नफरत करता था। गद्दाफी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक और जंग छेड़ना चाहता था। इसके लिए वह अरब के कई नेताओं से बात करके इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग भी करने लगा था। लेकिन उस समय तक इजराइल काफी मजबूत हो चुका था और अब उसके साथ अमेरिका भी आ चुका था। लेकिन इन सबसे बेफिक्र गद्दाफी इजराइल से दुश्मनी निकालने का भी एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। इस नफरत में वो इजराइल के अगेंस्ट काम करने वाले कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग भी करने लगा। जून 1972 में उन्हें ट्रेड करने के लिए लीबिया में एक सेंटर भी बनवाया गया। इस दौरान आतंकवादी ग्रुप को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फंडिंग भी की। आगे चलकर इसी ग्रुप के 8 मेंबर्स ने 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स में 11 इजरायली एथलीट्स को मार गिराया। बाद में पुलिस की कार्रवाई में जब इस हमले को अंजाम देने वाले टेररिस्ट मारे गए, तो गद्दाफी ने उन्हें डेड बॉडीज को लीबिया लाकर हीरोज की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। गद्दाफी के इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के कारण उसकी छवि धीरे धीरे पूरी दुनिया में खराब होने लगी, लेकिन लीबिया में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। लीबिया में अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखने के लिए जून 1973 में एक अलग थ्योरी प्रपोज की, जिसे थर्ड इंटरनेशनल थ्योरी नाम दिया गया था, जिसके तहत अमेरिका के पूंजीवादी और सोवियत यूनियन के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी को नकार दिया गया। गद्दाफी ने इस दौरान ग्रीन बुक नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उसके हिसाब से पूरी दुनिया में शासन चलाने के तौर तरीके बताए गए। इस बुक को लीबिया ने इसमें सभी लोगों को पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जिससे गद्दाफी को अपने देश में ही भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस किताब में बताई हुई थ्योरी के सहारे वो एक पैन अरब स्टेट को स्थापित करके एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाना था। उन्होंने अपनी बुक में लीबिया के लिए जमहूरिया की शुरुआत करने की बात की, जिसका अर्थ था जनता द्वारा शासन। इस दौरान उन्होंने सालों से चले आ रहे इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को गलत माना और हदीस को भी एक्सेप्ट करने से नाकार दिया। उनके इस कदम से उनके देश के ही मौलवी उनके दुश्मन बन गए और उनकी कड़ी आलोचना करने लगे। लेकिन गद्दाफी को किसी के भी विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी उसकी थ्योरी और उनके द्वारा लिखी गई बुक को मानने से इनकार करता है, उन्हें कोड़े की मार सहनी पड़ती थी। गद्दाफी की मनमानी इस कदर बढ़ने लगी कि उन्होंने 1975 में फॉरेन ट्रेड पर गवर्नमेंट की मोनोपोली डिक्लेयर कर दी, जिस कारण देश का बिजनेस क्लास गद्दाफी से नाराज हो गया। जहां बिजनेस क्लास भी गद्दाफी के अगेंस्ट हो गया, वहीं 1 साल पहले गद्दाफी की सरकार पर सिविलियन अटैक हो चुका था, जिसमें आर्मी बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हुए कई बम ब्लास्ट किए गए थे, जिस कारण कई सैनिकों की जान चली गई थी। लीबियन आर्मी जब इस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को दबा नहीं पाई, तो गद्दाफी काफी गुस्सा हो गया और सितंबर 1975 में आर्मी के लगभग 200 सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट करवाकर जेल में बंद करवा दिया गया। साथ ही यूथ के लिए नेशनल ड्यूटी निभाना मैंडेटरी कर दिया गया। जब 2 स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया, तो जनवरी 1977 में कई मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ उन्हें भी पब्लिकली फांसी दे दी गई। अब गद्दाफी पूरी तरह से तानाशाही करने पर उतर चुका था। वो अपने ऑर्डर को जबरदस्ती मनवा रहा था, जिस कारण अब पूरे लीबिया में उसके पॉलिसीज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। वह जानबूझकर अपने विरोधियों को सार्वजनिक रूप से मरवाता, ताकि लोग उस मौत के मंजर को देखें और उनके अंदर खौफ बैठ जाए। उसकी एक तानाशाही से जहां जनता में अंदर ही अंदर नाराजगी बढ़ने लगी थी,
तो वहीं उसके साथ काम करने वाले कुछ सहयोगी भी उसके खिलाफ हो गए थे। उसे सत्ता से हटाने के लिए कई तरह की साजिश रचने लगे। आरसीसी के मेंबर उमर महाशी अपने दो साथी बशर असगर अलबादी और अवध अली हमजा के साथ मिलकर गद्दाफी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग कर चुके थे। लेकिन बीच में ही गद्दाफी को उनकी इस प्लानिंग की खबर लग गई, जिसके बाद उमर महाशी ट्यूनीशिया भाग गए, जबकि उसके दो साथियों को पकड़कर मार्च 1976 में फांसी दे दी गई। आरसीसी के अंदर अपने खिलाफ उठे इस विरोध से गद्दाफी सतर्क हो गया और मार्च 1977 में आरसीसी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गद्दाफी की बढ़ती मनमानी के कारण देश में चल रही डेवलपमेंट पर ब्रेक सा लग गया और 1980 आते आते लीबिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा। हालात इतनी खराब हो गई कि लीबिया विदेशी कर्ज के बोझ तले दब चुका था, जिस कारण लीबिया में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ने लगी थी। ऐसे में गद्दाफी अपने देश की समस्याओं को सुलझाने के बजाय विदेशी मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, जिसका नतीजा भी जल्द ही देखने को मिला। 9 अफ्रीकी देशों ने गद्दाफी के इस इंटरफेरेंस से परेशान होकर लीबिया से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए। इस दौरान गद्दाफी पर अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में बसे इन क्रिटिक्स और दुश्मनों को मारने के लिए पैसे देकर प्रोफेशनल किलर रखने का आरोप भी लगने लगा। गद्दाफी पर अमेरिका प्रेसिडेंट रीगन पर भी अटैक करवाने का आरोप लगा, जिसमें रीगन तो बच गए, लेकिन गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका में कई एक्शन लिए गए। इसके कुछ वक्त बाद पेरिस में अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर चार्ल्स इजरायली डिप्लोमेट याकूब बरसी मार्टोव की हत्या कर दी गई। अमेरिका ने इस हत्या के लिए गद्दाफी को जिम्मेदार मानते हुए लीबिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए और यहीं से गद्दाफी सीआईए के सीधे रडार पर आ गया। इसके अलावा अमेरिका ने लीबिया से ऑयल खरीदने से भी मना कर दिया और अमेरिकन कंपनीज को लीबिया में काम बंद करने के लिए रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया। लेकिन गद्दाफी अपने सत्ता के नशे में इस कदर चूर था कि उसे ना तो अपने देश के लोगों के विरोध से कोई फर्क पड़ा और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बिगड़ती इमेज की। उसे चिंता थी। गद्दाफी ने अपने क्रिमिनल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि वो अपने विरोधियों को किसी भी देश में किसी भी वक्त मरवा सकता था। 5 अप्रैल 1986 को एक ऐसा ही केस देखने को मिला जब उसने वेस्ट बर्लिन के लाबेले नाइट क्लब में अपने एजेंट के थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स और एक टर्किश महिला की जान चली गई और टोटल 229 लोग बुरी तरह घायल हो गए। अब क्योंकि इस वक्त वेस्ट बर्लिन अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज के अंडर था और अमेरिकी सोल्जर्स इस अटैक के मारे गए थे, इसलिए अमेरिका इस हमले के जवाब में 15 अप्रैल 1986 को ऑपरेशन एल रोडाडो कैनियल लॉन्च करके लीबिया पर एयर स्ट्राइक कर देता है। इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका लीबिया के त्रिपोली और बेंजी मिलिट्री बेस पर भारी बमबारी करता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इस हमले में भी गद्दाफी के घर को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें गद्दाफी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनके 2 बेटे बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी गोद ली गई हुई बेटी हैना की मौत हो गई। अमेरिका के इन हमलों के बाद गद्दाफी कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो गया था और अपनी सुरक्षा के लिए वो अजीब तरीके से आजमाने लगा था। अब गद्दाफी जब भी कोई फॉरेन ट्रिप पर जाता तो होटल में वो किसी को अपने साथ ले जाया करता या कई चादर बिछवाता, अपने हेल्थ चेकअप के लिए यूक्रेन से नर्सेज मंगवाता और हर चीज की पुख्ता जांच के बाद ही उसका इस्तेमाल करता। उसके अलावा गद्दाफी एक बहुत बड़ा अटेंशन सीकर था, जो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हर विदेशी दौरे पर उसकी पोशाक और वेशभूषा अलग और अजीबोगरीब तरीके की होती थी, जिसे कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन नजरअंदाज कोई नहीं करता था। इसके अलावा वह हर दौरे पर फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ जाता था। हर वक्त उसके आसपास 30 फीमेल्स बॉडीगार्ड्स मौजूद रहती थी। वेस्टर्न मीडिया ने उसकी इन फीमेल गार्ड्स को अमेजिंग गार्ड्स का नाम दिया था, जिसकी फॉर्मेशन उसके अर्ली 1970 में ही कर दी थी। इस तरह गद्दाफी दुनिया को जताता था कि वह महिलाओं का बहुत हितैषी है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट और इक्वालिटी देता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी।
वो दुनिया को दिखाने के लिए इन फीमेल्स बॉडीगार्ड के साथ घूमता फिरता और फिर बाद में उनके साथ यौन शोषण करता था, उन्हें तड़पाता था और जलील करता था। उसकी कई फीमेल्स बॉडीगार्ड ने बताया कि वह एक साथ कई महिलाओं के साथ ज्यादती करता था और जब उसका मन भर जाता था तो वो उन्हें किसी चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता था। जहां गद्दाफी को ये खौफनाक किरदार महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार था, तो वहीं वह देश-विदेश में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा था। उसने चंद पैलेस्टाइन, लेबनान और आयरलैंड जैसे देशों में आतंक फैलाने का काम किया और इस काम में उसने दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग की, उन्हें रहने के लिए लीबिया में पनाह दी और लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए। गद्दाफी ने सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चाड में चल रहे गृह युद्ध में अपनी सेना भी भेजी, जहां फ्रांस चंद गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ गद्दाफी रिबेलियंस ग्रुप को सपोर्ट करता है। गद्दाफी द्वारा चांद में सेना भेजने से फ्रांस गुस्से से भर गया और फरवरी 1986 में लीबिया के खिलाफ ऑपरेशन एवियर शुरू कर दिया। इससे चांद को बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा और उसने लीबिया के मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बदले में लीबिया आर्मी भी जवाबी कार्रवाई करने लगी। बावजूद इसके फ्रांस और चांद ने मिलकर उसे चांद से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 1987 में लीबिया और चांद ने सीज फायर साइन किया। इसी दौरान एक वर्ष के अंदर 2 हवाई जहाजों में विस्फोट हुआ, जिसमें सैकड़ों अमेरिकन और अन्य देशों के नागरिक मारे गए, जिसके लिए गद्दाफी को दोषी माना गया। 1 साल के भीतर ही इन 2 बड़े प्लान बम विस्फोट में नाम आने से गद्दाफी लोगों की नजरों में विलेन बन गया। नवंबर 1951 में पैन एम फ्लाइट 103 की घटना में शामिल सभी आरोपियों को ब्रिटेन में लीबिया से ब्रिटेन भेजने की मांग की, तो गद्दाफी ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देकर उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद वेस्टर्न कंट्रीज लीबिया के खिलाफ मोबिलाइज होने लगी और 1992 में यूएन में रेवोल्यूशन 748 पास करवाकर लीबिया पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवा दिए, जिससे लीबिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई। अब वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी तरह गद्दाफी को लीबिया की सत्ता से हटाना चाहती थी और इसी कोशिश में सीआईए ने अक्टूबर 1993 में कुछ लोकल ग्रुप्स की मदद करके लीबिया में तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन गद्दाफी के खिलाफ उनकी एक कोशिश सफल नहीं हो सकी। गद्दाफी बहुत शातिर तानाशाह था। उसे हर हाल में सत्ता में बने रहना आता था। पावर के लिए वो कभी भी किसी का भी खात्मा कर सकता था। 1990 के दशक में उसने अरब और वेस्टर्न कंट्रीज में अपने विरोधियों को खत्म करने की एक मुहिम चालू की, जिसके चलते कई पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट मारे गए। इनमें से ही एक वाकया साल 1993 में फार्मर लीबियन और फॉरेन मिनिस्टर मंसूर अल कीकिया के साथ घटा, जो गद्दाफी के बहुत बड़े आलोचक थे। गद्दाफी के टेरर के चलते 1980 में से ही वो लीबिया छोड़कर अमेरिका में रह रहे थे और 1993 में अरब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए इजिप्ट आए हुए थे। इसी दौरान उन्हें उनके होटल में कमरे से गद्दाफी के एजेंट्स द्वारा किडनैप कर मार डाला और उनकी डेड बॉडी को दशकों तक फ्रीजर में स्टोर करके रखा गया। उनकी बॉडी को 19 साल बाद 2012 में गद्दाफी के मरने के बाद रिकवर किया जा सका। गद्दाफी के जुल्म की कहानी अभी रुकी नहीं थी कि 3 साल बाद 1996 में गद्दाफी कुछ ऐसा करता है जिससे पूरी लीबिया थर्रा उठता है और पूरी दुनिया की नजरों में विलन बना हुआ गद्दाफी अपने देश के लोगों का भी दुश्मन बन जाता है। दरअसल 1996 में त्रिपोली की एक जेल में कैदियों ने भागने का प्लान बनाया हुआ था, पर उन्हें भागते ही समय पकड़ लिया गया। इस बीच गार्ड्स के साथ लड़ते हुए कई कैदी घायल हो गए, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पर वे ना दोबारा कभी घर लौट सके और ना ही जेल। बाकी बचे कैदियों पर 2 घंटे तक गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 1200 से भी अधिक कैदी मारे गए, जिनकी लाशों को उनके परिवार तक नहीं दिया गया और उन्हें उसी जेल में दफना दिया गया। अपने ही देश के कैदियों के साथ की गई इस तरह की निर्दयता ने गद्दाफी के खौफनाक चेहरे को उजागर कर दिया। इसके अगले ही साल गद्दाफी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की विजिट पर गया। एक समय पर साउथ अफ्रीका में काले
और गोरे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था। उस समय इन सब को दूर करने में गद्दाफी ने नेल्सन मंडेला की खूब मदद की थी। तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। 1997 में जब गद्दाफी अफ्रीकी दौरे पर गए तो उन्हें रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नेल्सन मंडेला ने द ऑर्डर ऑफ गुड होप की उपाधि से सम्मानित किया। 1999 में उन्हीं के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हो सकी, जिससे अफ्रीका देश अपने हक के लिए एक साथ आवाज उठा सकते थे। गद्दाफी अक्सर कुछ ऐसा किया करता था जिससे उनकी खबर बन की बन ही जाया करती थी। 2003 में गद्दाफी सऊदी अरेबिया के प्रिंस अब्दुल्लाह के साथ पब्लिकली झगड़ा कर एक बार फिर चर्चा में आ गया। उनके झगड़े के 2 हफ्ते बाद ही प्रिंस अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें प्रिंस अब्दुल्ला की जान तो बच गई, लेकिन गद्दाफी को इसके लिए दोषी माना गया। दुनिया भर में अपनी बढ़ती दुश्मनी और बदनामी से गद्दाफी को परेशान करना शुरू कर दिया। देश के अंदर और बाहर हर तरफ उसके दुश्मन बन चुके थे और उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसे सत्ता में बने रहना है तो उसे अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करना होगा। इसलिए वो अचानक से अमेरिका समेत अन्य वेस्टर्न कंट्रीज से रिश्ते सुधारने लगा। उसने न केवल अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले की आलोचना कर अमेरिका और विक्टिम्स के लिए सिंपैथी दी और सपोर्ट जाहिर किया, बल्कि उसने 2003 में पैन एम फ्लाइट 103 के 2 प्राइम सस्पेक्ट्स को ब्रिटेन को सौंप दिया और इस बमबारी में मारे गए लोगों के परिवारों को $2.7 बिलियन की सहायता भी दी। इस तरह की कोशिशों में के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के साथ गद्दाफी के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो गए थे। गद्दाफी के इस तरह के अच्छे बिहेवियर और कोऑपरेशंस को देखते हुए 2006 में अमेरिका ने लीबिया को स्टेट स्पंस ऑफ टेररिज्म की सूची से हटा दिया, जिसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर गद्दाफी को चैन से बैठना पसंद ही नहीं था। 2008 में सीरिया में आयोजित अरब लीग समिति में गद्दाफी ने अमेरिका पर सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें भी मारने की प्लानिंग करने लगा। उनके इस दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इसी साल गद्दाफी ने अपने सपोर्टर अफ्रीकी नेताओं के एक ग्रुप से अपने आप को किंग ऑफ किंग्स डिक्लेयर करवा लिया था। गद्दाफी के इस बिहेवियर से लीबिया में ही उनके खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी थी। विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई थी और लीबिया में आए दिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट रोज ही बन रहे थे। कुल मिलाकर लीबिया और बाकी के सभी अरब देश अब गद्दाफी और उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। साल 2011 आते-आते मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में काफी कुछ बदल चुका था। लोग सालों से राज कर रहे तानाशाह से तंग आ चुके थे। एम्प्लॉयमेंट भी भारी कमी थी, देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी और विरोध की आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश हो रही थी। सोशल मीडिया के इस एरा में लोगों को और खासकर नौजवानों के बीच तानाशाह के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। 2010 के आखिर में ट्यूनीशिया से रिवॉल्ट का सिलसिला शुरू हुआ और ये आग की तरह इजिप्ट, सीरिया, यमन, बहरीन, इराक और लेबनान जैसे देशों में फैल गया। लीबिया भी इस आग से अछूता नहीं रह सका और फरवरी 2011 में लोग गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जल्दी ये प्रोटेस्ट एक युद्ध में बदल गया, जिसके चलते लोग गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंकने को बेचैन हो गए। पर गद्दाफी अब भी झुकने को तैयार नहीं था और उल्टा उसने रेवोल्यूशन पर ड्रग एडिक्ट और अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का आरोप लगा दिया। सेना से प्रोटेस्ट पर बमबारी करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उसके आदेश अनुसार सेना ने बेंजी में प्रोटेस्ट पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। चारों तरफ हाहाकार और मौत का मंजर छा गया। गद्दाफी की इस मनमानी से परेशान होकर कई नेताओं ने और प्रदर्शनकारियों के सपोर्टर्स बन गए। प्रोटेस्ट तेजी से लीबिया, मिस्र, अल बायदा और ट्रोपुस जैसे शहरों तक फैल गया और जल्द ही प्रोटेस्ट ने इन शहरों को अपने कब्जे में भी ले लिया। इस दौरान दोनों साइड्स ने युद्ध के नियमों को नहीं माना, जिससे लीबिया में बुरी तरह से दंगा फैल गया। लीबिया के इन बिगड़ते हालातों में जहां गद्दाफी कुछ सालों से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे रिलेशनशिप बनाकर यही उम्मीद कर रहा था कि उसके पुराने कारनामों को अमेरिका भूल जाएगा और इस दौरान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा।
तो वही अमेरिका को गद्दाफी से पुराना हिसाब चुकता करने का ये बेस्ट चांस मिला था। 26 फरवरी 2011 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया की बिगड़ते हालातों और लीबियन सिटीजन्स को एयर स्ट्राइक और बमबारी से बचाने का हवाला देकर लीबिया को नो फ्लाइट जोन घोषित कर दिया। इस दौरान गद्दाफी के खिलाफ आंदोलन बिखरा हुआ था, जिससे कोई लीड करने वाला पॉपुलर फेस नहीं था। ऐसे में सभी आंदोलनकारी और लीबिया के लोगों को एक साथ जोड़कर चलने के लिए एक पॉलिटिकल फेस के तौर पर 27 फरवरी 2011 को नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल एनसीटी का फॉर्मेशन होता है। एनसीटी को लीड करने वाले लोग गद्दाफी के अपॉइंटमेंट्स कुछ बड़े बिजनेसमैन, कई गद्दाफी के एक्स ऑफिसर्स और कई ट्राइबल लीडर्स होते हैं। फॉर्मेशन में कुछ दिन बाद ही एनसीटी का काउंसिल होने और इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिलने लगी, जिसके चलते सारे आंदोलन उसके अंडर होने लगे और इसे नेटो का सपोर्ट भी मिलने लगा। इसके बाद 21 मार्च 2011 को नेटो की सेना ने लीबिया में नागरिकों को बचाने का हवाला देकर लीबिया के कई मिलिट्री बेस पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस एयर स्ट्राइक में गद्दाफी के परिवार को भी निशाना बनाया गया, जिसमें गद्दाफी के एक बेटे और 3 पोता पोती की मौत हो गई। नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के खुले सपोर्ट के बाद प्रोटेस्ट को गद्दाफी के खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिली, जिसके बाद प्रोटेस्ट में शुरू हुए ये विद्रोह जुलाई अगस्त आते आते सिविल वॉर में बदल चुका था। इस बढ़ते कन्फ्लिक्ट के बीच जून 2011 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के गद्दाफी, उनके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके ब्रदर इन लॉ अब्दुल्ला सेनुसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि उसी महीने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि गद्दाफी कई युद्ध के भले ही जिम्मेदार था, लेकिन आईसीसी की इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को भारी अभाव था। यह अरेस्ट वारंट केवल वेस्टर्न मीडिया के कवरेज को ध्यान में रखकर जारी किया गया, जो कि वन साइडेड और पक्षपातपूर्ण था, जहां इंटरनेशनल लेवल पर यह सब डिबेट चल रही थी। तो वहीं नेटो के सपोर्ट से एनटीसी के रेबल फोर्सेस ने देश के वेस्टर्न पार्ट को भी कैप्चर कर लिया, जिससे अब लगभग पूरा लीबिया उनके कंट्रोल में आ गया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखकर गद्दाफी डर कर राजधानी छोड़कर भाग गया और लगभग 2 महीने तक उसका कुछ पता नहीं लगा। अक्टूबर 2011 में रेबल फोर्सेस ने गद्दाफी के होम टाउन सर्ट को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 20 अक्टूबर 2011 को प्रोटेस्टर्स ने गाड़ियां का एक बड़ा काफिला निकलते हुए देखा। इससे कुछ देर बाद फ्रेंच एयरफोर्स ने इस काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले लोगों में गद्दाफी का बेटा मुतासिर और लीबियन मिलिट्री हेड अबू बकर यूनुस जब्र थे। इस हमले में घायल हुए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए करीब के जो पाइप था उसमें घुस गए और इन्हीं में से एक था कर्नल गद्दाफी। कुछ देर बाद एनटीसी के सदस्य और प्रोटेस्टर्स ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और इसी दौरान विरोधियों की नजर में गद्दाफी भी आ गया। सीवर पाइप में छुपा हुआ गद्दाफी, विद्रोह की शुरुआत में अपने विरोधियों को चूहा कहने वाला गद्दाफी, उसके अंत समय में चूहे की तरह सीवर में से निकाला गया। विद्रोहियों ने गद्दाफी को पहले खूब घसीटा, जिस कारण गद्दाफी बुरी तरह से घायल हो गया और अपनी जान बख्शने की गुहार लगाने लगा। वो खून से लथपथ था और अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ उन पर रहम करने वाला कोई नहीं था। बहुत चोटिल कर देने के कुछ देर बाद आंदोलनकारियों ने उन्हें कई गोलियां मारी, जिससे गद्दाफी की मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त एक शख्स ने इस पूरे इंसिडेंट का कैमरा में कैद कर लिया था। बाद में इस वीडियो के जरिए दुनिया भर के लोगों ने देखा कैसे 42 साल तक लीबिया पर शासन करने वाला गद्दाफी अपने ही देश के सताए गए लोगों के हाथों से अपनी जान गंवा बैठा। और इस तरह लीबिया में 4 दशक से चले आ रहे गद्दाफी के शासन के ने अंतिम सांसें ली। बस यही थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर किसी और कहानी को लेकर जल्दी आऊंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।